हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आलमंड ई हब। ये यूनिट 2 के न्यूमेरिकल एनालिसिस के यूनिट 2 की वन शॉट वीडियो है। यूनिट 1 की वन शॉट वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, वो आप सब ने देख ली होगी। नहीं देखी तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब वहाँ से अपनी यूनिट 1 एक वीडियो में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे इस वन शॉट वीडियो में। बट उससे पहले हम एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं कि हमारी यूनिट 2 के अंदर आ क्या क्या रहा है। ये जो मैं सिलेबस आपको बता रही हूँ, जो भी टॉपिक्स वगैरह करवा रही हूँ, सब अकॉर्डिंग टू DU सिलेबस हैं। और जो क्वेश्चंस है, सब कुछ है, वो सब कुछ अकॉर्डिंग टू DU है। ठीक है, पहले यूनिट 2 जो हमने आज करने, आज हम उसका सिलेबस देखते हैं पहले। देन मैं आपको आगे की वीडियो में ये सारे टॉपिक्स अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी इसी वन शॉट वीडियो में। तो इसके अंदर आपका पहला जो टॉपिक है वो है LU डिकम्पोजिशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ये LU डिकम्पोजिशन वाला जो आपका टॉपिक है ना, ये पेपर में 6 नंबर में आता ही आता है एक क्वेश्चन। एंड आपके वाइवा में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका कर लीजिएगा। देन आइटरेटिव मेथड्स में आपके 2 आइटरेटिव मेथड हैं, गॉस जैकोबी और गॉस सेडल मेथड। ये दोनों भी हम करेंगे। लेग्रांज एंड न्यूटन्स इंटरप्रिटेशन भी करेंगे। इसके अंदर यूजुअली स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है इसके फॉर्मूला याद करने के अंदर। तो मैं आपके लिए इसके लिए एक ट्रिक लेकर आई हूँ, जिससे आप ये वाले जो क्वेश्चंस है दोनों बहुत ईजिली कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद एक है पीस वाइज लीनियर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये सब यूनिट 2 के अंदर है, जो कि आज हम कवर करेंगे। और यूनिट 1 के अंदर मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए थे, बस इसमें एक रह गया था, रेट एंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। इसको मैं आपको नोट्स के अंदर ही, इसकी नोट्स में ऐड कर दूँगी ये वाला टॉपिक। ये बहुत इजी, आप रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो है बाइसेक्शन मेथड, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड, न्यूटन्स मेथड, सेकंड मेथड, ये सब वन शॉट वीडियो यूनिट 1 वाली जो है उसमें कवर्ड है। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसके नोट्स चाहिए हो यूनिट 1 के या 2 के, जिसके भी, तो आपको मेरे वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आलमंड ई हब में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लेना और आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप वहाँ से जो है आप प्रिपेयर कर सकते हो, वो नोट्स रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना टू गेट ऑल द नोट्स। ओके, तो चलिए अब हम आगे जो है अपना LU डिकम्पोजिशन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, LU डिकम्पोजिशन मेथड को क्राउड्स मेथड भी बोलते हैं। हम पहले इसका वर्किंग रूल देखते हैं कि आपको इसके अंदर पहले करना क्या क्या होता है, देन एक क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, वर्किंग रूल से ट्राई करते हैं। तो पहले फर्स्ट स्टेप जो है आपका, सबसे पहले वो उसमें क्या करना है, कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एज AX इक्वल्स टू B। मतलब आपको कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी। ठीक है, उसको आपको AX इक्वल्स टू B फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे AX और B तीनों ही मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। आपको मैट्रिक्स पता होगा, जो आपकी ये फॉर्म है इसको मैट्रिक्स फॉर्म बोलते हैं। ये आपका 3x3 मैट्रिक्स है। ऐसे ही 2x2 n मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे A और B तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे, X के आपको ये वैल्यूज़ लेनी है, इस तरीके से इसको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको A इक्वल्स टू LU पुट करना है, जहाँ पे L और U क्या है, तो आपके L और U ये हैं, ये लोअर मैट्रिक्स और अपर मैट्रिक्स इनको बोलते हैं। और इसके अंदर के जो वैल्यूज़ है ना, ये आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। L के लिए क्या है कि आपका जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, ये उनको आपको 1 1 1 रखना है। लोअर मैट्रिक्स है, इसलिए लोअर के एलिमेंट्स आएंगे L21, L31, L22। और बाकी जो अपर वाले एलिमेंट्स है, अपर ट्राइंगल ये वाला, ये जो है आपका 0 0 हो जाएगा। ठीक है, L21 हमने कैसे लिखा, क्योंकि ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है, इसलिए L21। और इसी तरीके से हम मैट्रिक्स में लिखते हैं। आपको ये तो पुराना टॉपिक है, यू मस्ट रिमेंबर इट। ठीक है, सिमिलरली U के लिए क्या करेंगे, U अपर मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर जो हमारे लोअर ट्राइंगल है ये 0 हो जाएगा। बाकी सारे एलिमेंट्स यूँ ही रहेंगे, इसमें 1 नहीं लिखना डायगोनल में। इसमें U11, U12, U13 जो भी उनकी पोजीशन है उस हिसाब से लिखना है, बस लोअर ट्राइंगल 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका अपर और लोअर ट्राइंगल बनता है, मतलब L और U हो जो है आपका होता है। ठीक है, आपको ये वैल्यूज़ मिल गई। देन इक्वेशन 1 और 2 से, यानी कि
इन वाली दोनों इक्वेशन से एक नई इक्वेशन हम बनेगी हमारी एल यू एक्स इक्वल्स टू बी। यहाँ पर हमने ए को इक्वल्स टू एल यू पुट किया था, वही उसके अंदर डाल दिया है, तो एल यू एक्स इक्वल्स टू बी हमें एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। देन जो है हमें यू एक्स, इस वाली थर्ड इक्वेशन में यू एक्स इक्वल्स टू वाई पुट करना है, जहाँ हम वाई की ये वाली वैल्यूज़ लेंगे 3:1 मैट्रिक्स में। ठीक है, ये दोनों हो गया। यहाँ से आपको जब y की वैल्यू मिल जाएगी तो आपका 3 इक्वेशन क्या बन जाएगी, एल वाई इक्वल्स टू बी। और देन यहाँ से आपको यहाँ पे जब तक आप आओगे आपको l की वैल्यू पता होगी, b की पता होगी, यहाँ से आपको y की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू जब निकल जाएगी इस मैट्रिक्स में आप दोबारा डालना इक्वेशन 4 में, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। आई नो ये अभी सुनने में बहुत थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि कहाँ से कौन सी वैल्यू आएगी, बट अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये जस्ट एक वर्किंग रूल है कि आपको ये स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है सॉल्व बाय एल यू डिकम्पोजिशन मेथड द फॉलोइंग इक्वेशन। कि एल यू डिकम्पोजिशन मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये 3 इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, पहले स्टेप क्या था, ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में हमें इक्वेशंस लिखनी है। हमने लिख ली, ए में हमने सारे जो है कोफिशिएंट्स लिख लिए एक्स वाई जेड के। देन एक्स मैट्रिक्स में हमारे पास 3 वेरिएबल थे एक्स वाई जेड, हमने वो लिख दिए। और बी में जो आपका ये RHS होता है वो वाले आते हैं सारे। ठीक है, इस तरीके से आपकी ए एक्स इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स बन गई। देन नेक्स्ट स्टेप में ए इक्वल्स टू एल यू पुट करते हैं। एल की और यू की वैल्यू मैंने आपको बताई, आपको याद रखनी होती है। ठीक है, एल और यू डालेंगे हम इसमें और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एल इंटू यू करेंगे तो आपका ये वाला फॉर्म आ जाएगा मैट्रिक्स का। आपको आई होप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आता होगा, बट जस्ट टू रिवाइज हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, देन फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ऐसे ही बाकी सारी रोज के लिए। तो देखिए मैं आपको 1 या 2 का करके बता देती हूँ, सो यू गेट एन आइडिया। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को U11 से मल्टीप्लाई किया U11, बाकी दोनों एलिमेंट 0 हैं दोनों ही रो और कॉलम में, तो वो 0 हो जाएगा। प्लस करते हैं हम बीच में जो नया एलिमेंट लगाते हैं, तो डैट गॉट 0। सिमिलरली अगर हम फर्स्ट रो पे सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला U11, देन जो सेकेंड एलिमेंट है वो 0, तो +0 +0, ये भी 0 हो गया। तो इस तरीके से पहली रो आपकी बन जाएगी। थर्ड कॉलम से आप खुद मल्टीप्लाई करना। सेकेंड रो के अंदर हम बात करते हैं, तो सेकेंड रो को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो L21 इंटू U11, ठीक है, +1 इंटू 0 0 होता है, +0 इंटू 0 0, इसलिए L21 इंटू U11। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है L21 इंटू U12, ये रहा, +1 इंटू U22, तो U22 +0 से 0। ठीक है, आपको आई होप आइडिया मिल गया होगा, वरना आप एक बार इसको रिवाइज करिएगा टॉपिक का, क्योंकि इस चीज़ में एल यू डिकम्पोजिशन में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, इसका बहुत का रोल होगा। ठीक है, तो आप वो कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बता दी इसी तरीके से आप कितना भी बड़ा मैट्रिक्स हो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऑल्सो जैसे ये 3x3 मैट्रिक्स है और ये वाला भी 3x3 मैट्रिक्स है, आपको यूजुअली ये मिलेगा पेपर में, इसका कॉलम और इसकी रो मैच होनी चाहिए, आप तभी उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो इसकी रो और इसके कॉलम से मिलेगा। ठीक है, टू रिमाइंड यू। देन जब हमें ये मिल जाएगा तो हमें देखिए वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से इन दोनों LHS इक्वल्स टू RHS है, इन दोनों का हम इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी। U11 की वैल्यू 3 हो गई, U12 की 1 हो गई, U13 की हो गई। इस तरीके से हमें कुछ वैल्यूज़ मिल जाएंगी, कुछ इक्वेशंस मिलेगी, उनको हम सॉल्व करके सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे यही सारा सॉल्विंग पार्ट हुआ है। आप एक बार ये खुद से सॉल्व करिएगा और यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, सारे आपको इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, सो आप उसको ज्वाइन कर लेना टू गेट ऑल दीज नोट्स फॉर एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा, इक्वेशन 1 और 2 से LUX इक्वल्स टू B बना था।
फिर हमें यू एक्स को इक्वल्स टू वाई मानना था, जहाँ वाई की ये वैल्यूज़ पुट करनी थी। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था उसमें 3 और 4 से एल वाई इक्वल्स टू बी बनाना था, है ना। तो हम एल वाई इक्वल्स टू बी जो है पुट करेंगे, क्योंकि हमें एल की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है। अगर ऊपर फोर्थ इक्वेशन में देखें तो हमें यू की वैल्यू तो पता है, लेकिन एक्स और वाई की नहीं पता, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हम ऐसी इक्वेशन देखते हैं जिसमें हमें 2 चीज़ें पता हो, एक का निकालना हो। तो हमने वही किया, एल मैट्रिक्स लिखा, यू मैट्रिक्स लिखा, बी मैट्रिक्स लिखा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एल इंटू वाई और बी इक्वल्स टू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। देखिए ये आपका मैट्रिक्स जो है 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है एल वाला, वाई वाला जो है आपका 3 इंटू 1 मैट्रिक्स है। ये दोनों एलिमेंट सेम हैं इसलिए क्रॉस, तो 3 इंटू 1 मैट्रिक्स आपकी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये सॉल्व करके हमारे पास ये फाइनल मैट्रिक्स आया, जिसको आप इक्वेट करके इक्वल्स टू पुट करके इनके वैल्यूज़ निकाल सकते हो। देन हमारे पास वैल्यूज़ किसकी आ गई, तीनों वाई की टर्म्स की हमारे पास वैल्यू आ गई, एल और यू के ऊपर वैल्यू आ चुकी है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इक्वेशन 4 से यू एक्स इक्वल्स टू वाई वाली इक्वेशन लेंगे। यहाँ हमारे पास y की वैल्यू है, u की वैल्यू है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी, जो हमारा फाइनल स्टेप था कि x सॉल्व करनी थी इक्वेशन LU डिकम्पोजिशन मेथड से। तो अब ये फाइनल स्टेप पे हम आ चुके हैं। सारी यहाँ पे मैट्रिक्स पुट करिए, इक्वेशन सॉल्व करिए जैसे ऊपर कर रहे थे, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो देखिए हमारे को x की वैल्यू 1 मिली, y की 1/2 और z की 1/2, ठीक है। इस तरीके से आपका LU डिकम्पोजिशन मेथड से ये सारी इक्वेशन सॉल्व हो गई, और यही आपको लास्ट में फाइनल निकालना होता है आंसर। वेरिएबल्स एक्स वाई जेड की जगह पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है, बट जो आपका वर्किंग रूल है, कंसेप्ट है, वो सारा यही रहेगा। सो ये जो था मैंने आपको बताया इसके अंदर कि आपको ये वर्किंग रूल है, हमने एग्जैक्टली इसी को फॉलो करते हुए एक एक करके सबकी वैल्यूज़ निकाली, देन फाइनल फोर्थ इक्वेशन में इसको पुट करा। ओके, सो ये था आपका LU डिकम्पोजिशन मेथड। ये 6 नंबर का पेपर में आता ही आता है, सो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जितना इजी ये साउंड कर रहा है, पेपर में उतना ही कंफ्यूज करता है, वैल्यूज़ बहुत अजीब से आ जाती है, तो बच्चे कई बार डर जाते हैं कि ये सही है भी या नहीं। सो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो था हमारा वो था गॉस जैकोबी मेथड, ठीक है। अब ये देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें भी हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, लीनियर इक्वेशंस को, बस गॉस जैकोबी मेथड यूज़ करके, ठीक है। इसका वर्किंग रूल, हमें कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी जो कि इस फॉर्मेट में होंगी, या हम उसको ऐसा इंटरप्रेट करेंगे कि वो इस फॉर्मेट में इससे कंपेयर करेंगे। देन मॉड ऑफ A1 जो है वो ग्रेटर देन मॉड ऑफ B1 प्लस मॉड ऑफ C1 होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स, ये वाली जो तीनों इक्वेशन है, देखो यहाँ लिखी हुई है, रिक्वायर्ड कंडीशंस है ये। ऐसे ही मॉड B2 ग्रेटर देन मॉड A2 प्लस मॉड C2 होना चाहिए, और मॉड C3 इक्वल्स ग्रेटर देन होना चाहिए मॉड A3 प्लस मॉड B3। देखिए जो इक्वेशंस है ना, ये आपको यहाँ तो इसी फॉर्म है, लेकिन हो सकता है पेपर में कुछ ऊपर नीचे इक्वेशन हो, तो आपको वो इसके अकॉर्डिंग उनका फॉर्मेट चेंज करना होगा। ये आपको क्वेश्चन जो इक्वेशंस है उनको देख के सोचना होगा कि कौन सी वाली इक्वेशन में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि मॉड A ग्रेटर देन हो मॉड B प्लस मॉड C1 से, ऐसे ही मॉड B2 के लिए होना चाहिए। इक्वेशंस वैसे तो बहुत सिंपल है, बट याद रखनी हो तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। सबसे पहले क्या आता है A1, इसका मॉड कर दीजिए और इक्वल्स टू करके बाकी दोनों एलिमेंट्स का मॉड, यानी कि B1 प्लस मॉड C1, ठीक है। नेक्स्ट जो A1 के बाद क्या आएगा B2, मतलब A के बाद B, B के बाद C, और 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, ठीक है। तो इसी तरीके से C3 इक्वल्स टू नहीं था, ग्रेटर देन का साइन था, सॉरी इट वाज अ ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। सिमिलरली आप बाकी दोनों एलिमेंट्स यहाँ लिख दीजिए, A2 प्लस मॉड ऑफ C2, और यहाँ पे भी वही मॉड ऑफ A3 प्लस मॉड ऑफ B3, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, और साइन का ध्यान रखिए कि ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप कि रिक्वायर्ड कंडीशंस को हम चेक करें कि सेटिस्फाई हो रही है या नहीं।
देन सेकेंड स्टेप में हम सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए। वो कैसे करेंगे, उसका ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना होगा कि x इक्वल्स टू a1 मल्टीप्लाई में d1 माइनस b1y माइनस c1 z। d1 क्या है, जो आपका यहाँ पे RHS के अंदर था वो, ठीक है, माइनस b1y माइनस c1 z, ठीक है। ऐसे ही y के लिए क्या हो जाएगा, 1/b2 मल्टीप्लाई में d2 माइनस a2x माइनस c2z, और सिमिलरली फॉर z, ठीक है। इसको पे आप याद ऐसे ही सिंपली रख सकते हैं, नहीं तो कैसे कर सकते हैं, मैं एक के लिए आपको बताती हूँ, बाकी के लिए बनाना। कि x है, x से सबसे पहले a1, ठीक है, जो आपने यहाँ पे इधर लिए थे ना a1 b2 b3, ये सारे यहाँ बॉन्ड में चले जाएंगे। बाकी जो भी बचा आपका, इन इक्वेशन को इस तरफ ले जाइए, जैसे ये a यहाँ से निकाल लीजिए ना अब इनसे x की वैल्यू, कैसे कि x यहीं रखिए, बाकी उधर ले गए, तो क्या बना d1 माइनस b1y माइनस c1 z, और इसके जो अपॉन में a1, ठीक है, हमने वो ही तो यहाँ पे लिखा है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप इसको, ओके। ये वाले फॉर्मूला लगा के हम जो है इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी। अब बात ये इनमें वैल्यूज़ किस तरीके से रखनी है, आइट्रेशंस जो हैं हम वो कैसे लगाएंगे, ठीक है, उसमें करते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन में क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 0। सो पहले आइट्रेशन में हम क्या करेंगे कि x y z तीनों की ही वैल्यू 0 रख देंगे इक्वेशन 1 2 और 3 के अंदर, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम इक्वल्स टू ऐसे रखेंगे, तो उससे हमें नई वैल्यूज़ मिल जाएंगी जिसको हम x1 y1 z1 बोलेंगे, ठीक है। ये आपको गॉस जैकोबी मेथड के अंदर करना होता है। क्या करोगे कि जैसे आपने तीनों इक्वेशंस लिख ली, देन मानो आप x निकाल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे y और z को इक्वल्स टू 0 करोगे, और जो बाकी सारे एलिमेंट्स की वैल्यू डाल के जो भी सॉल्यूशन आएगा वो आपका x1 हो जाएगा। सिमिलरली y के लिए जब करोगे तो x और z को 0 रखना और सॉल्व करना इक्वेशन, तो आपकी y1 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली z के लिए ये हो गया आपका फर्स्ट आइट्रेशन के लिए। सेकेंड आइट्रेशन के लिए क्या करोगे, x को x1 रखोगे, y को y1 रखोगे, z को z1 रखोगे इक्वेशन 1 2 3 में, ठीक है, उन्हीं इक्वेशंस में। उसके बाद इनको सॉल्व करने के बाद आपको जो नई वैल्यू मिलेगी वो होगी x2 y2 z2। क्या मतलब हुआ कि जैसे आपको x1 x2 x3 मिल गए पहले इक्वेशन में, x1 y1 z1 ये कुछ भी ले सकते हो। सेकेंड आइट्रेशन में जो आपको ये नई वैल्यूज़ मिली है ना तीनों, यही तीनों यहाँ पे रखनी है x y z की जगह इन्हीं इक्वेशंस के अंदर, और उस आपको नई वैल्यूज़ मिल जाएंगी x2 y2 z2, ठीक है। सिमिलरली हम थर्ड आइट्रेशन फोर्थ आइट्रेशन जितने भी जाएंगे उसके लिए कर सकते हैं। अगर नहीं आपको भी समझ आए तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्वेश्चन करते हैं आपको समझ आएगा, ठीक है। सो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम सीधे। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। सो हमें 3 इक्वेशंस गिवन हैं, गॉस जैकोबी मेथड से सॉल्व करनी है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड कंडीशंस हम चेक करेंगे, जो कि ये कंडीशंस थी। हमने यहाँ पे चेक किया कि ये वाला जो आपका A B ये C, ठीक है, ऐसे A B C इस तरीके से ये हमने चेक किया। 10 जो है ग्रेटर देन 5 + 2 है, हाँ है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मॉड नहीं लगा हुआ, बट वो अंडरस्टूड है, ठीक है। ये बस आपके रेफरेंस के लिए नोट है, पेपर में आप ढंग से इनकी फॉर्मेटिंग कीजिएगा। इसी तरीके से हमने सारी कंडीशन देख ली और वो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करनी है इक्वेशंस एक्स वाई जेड के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों के फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखिए, यहाँ से हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। डी की वैल्यू जैसे D1 की वैल्यू 3 है, B1 की वैल्यू जो है 5 है -5, और C1 की जो है -2 है। ऐसे ही हमने यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ पुट कर ली, एक्स वाई जेड तीनों के लिए हमने पुट कर ली और हमें ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। ये वाली तीनों इक्वेशन हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया। देन क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब पहले पार्ट फर्स्ट आइट्रेशन में हमें क्या करना था कि एक्स वाई जेड तीनों को इक्वल्स टू 0 रखना था इन इक्वेशंस के अंदर। तो अब हम एक्स के लिए निकाल रहे हैं ना, इसलिए एक्स की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे। इसको रखा हमने x1, बाकी दोनों को 0 रखोगे तो ये दोनों टर्म्स तो आपकी 0 ही हो गई। ये बच्चा 1/10 × 3, तो ये वैल्यू आ गई। ऐसी y के लिए रखोगे तो x और z तो 0 ही हो गए। ये क्या बना 1/10 × 3, तो ये भी वही आ गई। ऐसे ही z के लिए रखा तो ये आ गया,
ठीक है, हमें नई x1 y1 z1 मिल गई। नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए क्या करेंगे, x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1, यही सेम ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इसके अंदर रखी इन इक्वेशंस में, और हमें x2 y2 z2 की वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है, ऐसे ही आप करते रहो जो सॉन, जब तक आपको जो है थर्ड डेसिमल तक का अप्रॉक्सीमेट रूट नहीं मिलता। तो हमें कहीं 9th अप्रॉक्सीमेट रूट पे हमें इसकी वैल्यू मिलती है x y z की, जो कि है 0.341, y की 0.2851 और z की -0.505। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा इसमें हम किस तरीके से गॉस जैकोबी मेथड को सॉल्व करते हैं। आप एक बार ये खुद से कीजिएगा। यहाँ तो मैंने सारे जैसे सॉल्विंग पार्ट कर रखा था, आप खुद से सॉल्व करिएगा तो आपको समझ आएगा। ठीक है, और फिर भी नहीं होता तो एक बार ये वीडियो दोबारा आके देख लीजिएगा। यहाँ पे यही तो फ़ायदा होता है, आप जितनी मर्जी बार देखो वीडियो, जब मर्जी देखो अपने कंफर्ट पे। ठीक है, ये आपको गॉस जैकोबी मेथड था। अब हम गॉस सेडल मेथड देखते हैं। इसकी भी स्टार्टिंग तो सेम है, जैसे कि आपको इक्वेशंस कुछ गिवन होंगी, उसके बाद इनकी जो है वो रिक्वायर्ड कंडीशन सेम मैच होनी चाहिए जैसे ऊपर थी कि मॉड ऑफ A1 जो है वो ग्रेटर देन मॉड ऑफ B1 प्लस मॉड C1 होना चाहिए। उसी तरीके से रिक्वायर्ड कंडीशंस मैच होनी चाहिए। देन इसमें भी XYZ की वैल्यू निकालने के लिए हम सेम वही फॉर्मूलाज पुट करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया किस तरीके से याद कर सकते हो, बट यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेट रूट निकालना है ना, उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट कैसे होगा कि इक्वेशन नंबर 1 है, जब हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या करना है, y और z को इक्वल्स टू 0 रखना है, और उससे हमें x की वैल्यू जो कि x1 के बराबर होगी वो मिल जाएगी। मतलब फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, उसके अंदर हम तीनों 0 रख रहे थे, ऐसा नहीं करना है इसके अंदर। इसमें पहले स्टेप में y और z को 0 रखो, वहाँ से नई x1 की वैल्यू मिलेगी। देन सेकेंड स्टेप के अंदर देखो यहाँ चेंज है, x को हमें x1 रखना है, x इक्वल्स टू x1, और z को 0 रखना है इक्वेशन 2 में, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी जो कि y1 होगी। ठीक है, यहाँ पे हम x को 0 नहीं रख रहे हैं, हम x को नई जो हमें वैल्यू मिली x1 वो रख रहे हैं, और जो z है उसकी वैल्यू नहीं है कोई तो उसको 0 रख रहे हैं, उससे नई वैल्यू y1 मिली। देन थर्ड स्टेप के अंदर क्या कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन के अंदर हम x को x1 रख रहे हैं, y को y1 रख रहे हैं, और फिर z की वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि z1 होगी। ठीक है, इन इक्वेशंस में पुट करके वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस था कि हम अंदर वैल्यूज़ क्या पुट कर रहे हैं, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट कैसे निकाले। मेन डिफरेंस ये होता है गॉस जैकोबी और गॉस सेडल में। इसको आप ना ध्यान रखिएगा क्योंकि वाइवा में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गॉस जैकोबी और गॉस सेडल के अंदर क्या डिफरेंस होता है दोनों मेथड्स के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट के लिए। देन सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली इक्वेशन में जब हम x के लिए निकालेंगे तो y इक्वल्स टू y1 रखेंगे, z इक्वल्स टू z1 रखेंगे, और x की वैल्यू इक्वल्स टू x2 हमें वहाँ से मिल जाएगी। देन सेकेंड स्टेप में जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल्स टू x2 रखेंगे जो पर नई वैल्यू मिली, z इक्वल्स टू z1 रखेंगे पुरानी वैल्यू, और यहाँ से y इक्वल्स टू y2 मिल जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर द z कि z x इक्वल्स टू x2 रखेंगे, y इक्वल्स टू y2 जो पर दोनों हमें वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, और z की ऐसे ही z2 वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरीके से स्टेप्स हमें कंटिन्यू करने जब तक हमें अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल जाता। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमें इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। बट एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। ठीक है, सो ये रहा आपका गॉस सेडल के ऊपर क्वेश्चन। इसके अंदर भी आपको करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, इनिशियल कंडीशंस आई नो बहुत इजी, आप मैच इसको सेटिस्फाई हो रही है या नहीं आप चेक कर लोगे। फॉर्मूलाज मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि किस तरीके से जो है ये तीनों फॉर्मूलाज लग रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये फॉर्मूलाज में वैल्यू डाली है। ठीक है, यहाँ से हमारा A1 A3 D1 95 -11y -4z। ठीक है, यहाँ से ये जो है हमने इक्वेशंस वगैरह की वैल्यू डाली हैं जो इनिशियली हमें इक्वेशंस गिवन होती है उससे। ये वैल्यूज़ आप डाल लोगे, देन इनका नंबर नेमिंग कर लो ABCD या 1 2 3 जो भी आपको पसंद है। उसके बाद मेन वर्क कि फ़र्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट कैसे निकालोगे। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि गॉस सेडल मेथड है, इसके लिए फर्स्ट जब हम x इक्वल्स टू x1 निकालेंगे तो y और z को 0 पुट करेंगे और x1 की नई वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, x और y और z को
ज़ीरो कहाँ पुट करोगे, इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने फॉर्मूले वाली लगाई है, क्वेश्चन वाली फर्स्ट इक्वेशन नहीं जो क्वेश्चन में गिवन होती है। ये पुट किया, हमारे पास ये आ गया, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। इसके लिए कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा, मैंने फाइनल आंसर बस यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सिमिलरली अब जो है सेकेंड इक्वेशन में जब y की वैल्यू निकालेंगे y1, तो क्या करेंगे, x इक्वल्स टू x1 लिखेंगे, x1 के ऊपर हमने निकाली वैल्यू और z 0 लिखेंगे, इक्वेशन में डालेंगे, सॉल्व करेंगे, हमें y1 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें x1 मिल चुका है, y1 मिल चुका है। अब थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, जब अब z निकालने जाएंगे कि x इक्वल्स टू x1 लिखेंगे, y इक्वल्स टू y1 लिखेंगे और z की जगह हम z1 लिखेंगे, इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ डालेंगे, सॉल्व करेंगे, z1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ मिल गई, x1 y1 z1। अब यही प्रोसेस रिपीट करेंगे सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालने के लिए। अब क्या करेंगे, जब x की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले हमें x2, तो y इक्वल्स टू y1 और z इक्वल्स टू z1 पुट करेंगे उन्हीं इक्वेशन में और x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू x2 पुट करेंगे और z इक्वल्स टू z1 पुट करेंगे। यहाँ मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख ली हैं कि ताकि कोई एरर ना आ जाए, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। यहाँ से हमें y2 मिल जाएगी। थर्ड इक्वेशन में z2 निकालना है हमें, हमारे पास x2 भी है और y2 भी है, ये दोनों वैल्यूज़ हैं उनकी, ये पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, हमारे पास z2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाता। और ये थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट पे ही हमें इसका जो है आंसर मिल गया है, जो करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस मैच हो रहे हैं। सॉरी, फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट पे देखिए, x की वैल्यू 1.015, x की वैल्यू 1.015, y की 1.344, y की वैल्यू 1.344, ऐसी z की वैल्यू, ठीक है। तो हमारा जो है ये x y z की वैल्यू, यही हमारा फाइनल आंसर है जो हमसे मांगा था कि जो है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हमें x y z की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। इस तरीके से आपको गॉस सेडल मेथड और गॉस जैकोबी मेथड दोनों हो जाते हैं। मेन इनकी डिफरेंस याद रखिएगा, क्योंकि वाइवा में भी पूछते हैं और ये थ्योरी एग्ज़ाम में भी, इन दोनों में से एक तो आपका आ ही जाता है पेपर में सॉल्व करने को, ठीक है। ये सब ये यूनिट 1 यूनिट 2 आप करके ना पेपर की वन शॉट वीडियो देख के ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल पे ही ना इनके PYQs ऑलरेडी अपलोडेड हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर्स के, तो आप एक बार इनको समझ के ना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या होते हैं। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप जाके उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए खुद से और एक बारी इनको कीजिए ताकि आपको आइडिया हो। आपको बेसिकली खुद से सॉल्व करोगे ना, वो समझ जाएगा और अच्छे से कि हाँ पे कौन सी वैल्यू लगानी है। सिर्फ सुनते जाओगे तो बहुत ईजी लगेगा कि हाँ याद हो गया, ठीक है। और जो आपको इन सब के जो नोट्स चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, एलमंड ई हब पे, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना। और मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको ये वन शॉट वीडियो का आइडिया कैसा लग रहा है, इसमें आपको सब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, उस अकॉर्डिंग आपकी यूनिट 3 भी आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लेग्रांज इंटरप्रिटेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको ना इसका फॉर्मूला होता है वैसे तो, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले से नहीं, मैं आपको एक ट्रिक से बता रही हूँ, क्योंकि फॉर्मूला तो आप खुद से फ्रेम करके भी लिख लोगे बट वो बेसिकली याद नहीं रहता है ना। तो आप क्या करना, पहले जो मैं ट्रिक बता रही हूँ ना, इससे ये सारी वैल्यूज़ लिख लेना जो ये वाली है, मैं अभी बताऊँगी कैसे है, और देन उसको देख के अपने आप से फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। जो जो वैल्यूज़ जहाँ जहाँ डालते जा रहे हो उसकी जगह बस उसकी वैल्यू लिखनी है कि वो x0 की वैल्यू, x1 की वैल्यू जो भी है, ठीक है। सो देखिए लेग्रांज इंटरप्रिटेशन में हम क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि अगर हम एक क्वेश्चन समझे तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 10 बाय li फॉर fx, ठीक है। li मतलब लेग्रांज इंटरप्रिटेशन। सो आपको एक क्वेश्चन गिवन है, x इक्वल्स टू 10, ये आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है, और y की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, y को हम f(x) भी लिख सकते हैं, तो हमने इसलिए f(x) इक्वल्स टू किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो सब जो आपको ये जो टेबल है ना, ये आपको पेपर में गिवन होगी, चाहे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में चाहे वर्टिकल फॉर्मेट में, कैसे भी, बट ये गिवन होंगी वैल्यूज़। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x लेंगे, ये आपका x ये ना, सबसे पहली टर्म को हाइड कर दो,
ठीक है, जो एक्स के सामने इसको मानो हाइड कर दिया तुमने। बाकी लिख दो एक्स माइनस 6, मल्टीप्लाई में लिखो एक्स माइनस 9, मल्टीप्लाई करके लिखो एक्स माइनस 11। ठीक है, अब जो ये टर्म हमने हाइड करी थी, ये 5 थी ना, अब जो ये ऊपर तुमने टर्म्स लिखी है ना, इसमें एक्स की जगह 5 की वैल्यू डाल दो, तो क्या बना 5 माइनस 6, 5 माइनस 9, 5 माइनस 11। और जो टर्म हाइड करी थी इसमें y की वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, तो ये आ गई 12। ठीक है, समझ गए कैसे किया हमने। देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेकेंड गिव है। तो चलिए अब एक और उससे आपको मैं आपको समझाती हूँ। ये वाली टर्म हम नेक्स्ट टर्म, देखो बीच में ना प्लस का साइन तो हर जगह ही आएगा, जैसे हम नेक्स्ट टर्म पे जाओगे ना प्लस का साइन आना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया अभी, अब आपने एक बारी 5 को हाइड कर चुके हो, अब इसकी नेक्स्ट टर्म को हाइड कर दो, 6 को हाइड कर दिया और एक्स ये, तो एक्स माइनस 5 नेक्स्ट टर्म में माइनस करनी है। ठीक है, एक्स माइनस 5, देन लिखो एक्स माइनस 9, देन एक्स माइनस 11। इसके आगे अगर और टर्म्स हैं आपको गिवन तो और लिखो, नहीं तो जितने हैं उतनी, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकती हैं। देन हमने कौन सी टर्म हाइड करी थी, एक्स की 6, तो एक्स की जगह 6 लिख दो इसके अपॉन में। ठीक है, ये अपॉन लगाया हमने, 6 माइनस 5, 6 माइनस 9, 6 माइनस 11। ठीक है, समझ गए ऊपर की टर्म्स कैसे, एक्स माइनस बीच एक टर्म हाइड करी, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 9, एक्स माइनस, ये यहाँ से जो जो टर्म्स आपको गिवन है ये माइनस करके इसमें लिखनी है। देन जो टर्म जो हमने हाइड करी थी उसकी वैल्यू यहीं पे डाल के इसके अपॉन में लिख देनी है। एक्स की जगह 6 डाला क्योंकि 6 हाइड किया था, और वही टर्म्स इसके डिवीजन में लिख दिया, 6 माइनस 5, 6 माइनस 9। और देन जो टर्म हमने हाइड करी थी उसका जो एफ ऑफ एक्स है यानी कि जो फंक्शन है वाई की वैल्यू, वो इन सब की मल्टीप्लाई में लिख दी। ठीक है, समझ गए। देन प्लस करेंगे, कितनी बार प्लस करेंगे, जितने हमारे पास टर्म्स है। अब आपने एक बार 5 हाइड कर दिया, एक बार 6 हाइड कर दिया, अब 9 हाइड करेंगे। 9 हाइड करेंगे तो बस 9 नहीं आएगी, बाकी तीनों टर्म्स आएंगी। कैसे, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 11। ठीक है, आ गई। 9 हाइड किया था इसलिए एक्स की जगह 9 लिखेंगे और जो है डिवीजन लगा देंगे, ऊपर की सेम टर्म्स नीचे लिखेंगे, बस एक्स की जगह 9 लिखेंगे। 9 माइनस 5, 9 माइनस 6, 9 माइनस 11। और जो टर्म हाइड करी थी उसका एफ ऑफ एक्स का फंक्शन यानी कि उसकी वाई की वैल्यू मल्टीप्लाई में। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है ये वैल्यूज़ निकाली, ये लिखेंगे। सिमिलरली फॉर 11 या जितनी भी टर्म्स हैं आपकी, जैसे इसमें 4 टर्म्स है, जितनी भी टर्म्स है उसके लिए यही करोगे। अब जो है आपको ये टर्म समझ आ गई कि आपने ये टर्म्स जो है आप कैसे लिखी हैं। ठीक है, तो आप जो ये टर्म्स लिखे हैं ना इसी से फॉर्मूला बना सकते हो। फॉर्मूला कैसे बनाओगे, देखो जैसे मैं आपको सिर्फ एक टर्म का बता रही हूँ, आप आगे जो है खुद से एक बार ट्राई करना, नहीं होता तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको फॉर्मूले की भी पिक दे दूँगी। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, एक्स माइनस 6 किया, 6 कौन सी टर्म है, रुको। सो देखिए एक ये वाली फर्स्ट टर्म हम बना के देखते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर डाल के हम किस तरह बनाएंगे। एक्स को एक्स ही रहने दीजिए, माइनस 6 करा हमने, 6 कौन सी टर्म है, x2 माइनस x2। ठीक है, मल्टीप्लाई में एक्स माइनस 9 कौन सी टर्म है, x3 माइनस x3। अब जैसे मैं तो यहाँ से 1 ले रही हूँ, ये x है, 1 2 3 इस तरीके से ले रही हूँ। अगर आप x0 x1 ऐसे ले रहे हो तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 इस तरीके से, वो तो आप पे डिपेंड करता है, जो भी नंबरिंग ले रहे हो थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे 11th कौन सी हमारी 4th टर्म हो गई, तो क्या हो गया x माइनस x4। ठीक है, इनके अपॉन में 5 कौन सी टर्म थी, x1, तो x1 माइनस x2। सिमिलरली आप बाकी टर्म्स लिख सकते हो जो कि x माइनस x3, x माइनस x4। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ x1, क्योंकि x1 के सामने वाली हमने वैल्यू लिखी ना वो। ऐसे ही सिमिलरली आप बाकी सारी टर्म्स के भी लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा ये हम फॉर्मूला कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं। और देखिए मैं भी आपकी तरह ही यूट्यूब से ही पढ़ के आप सबको समझाती हूँ, बस थोड़ा सा सिंपल करके चीज़ों को, जैसे मुझे जैसे समझ आया 2-3 जगह से इधर उधर से पढ़ के वही मैं आपको समझा रही हूँ। सो यही सेम आपको मेथड कहीं और मिलता है, कुछ होता है, तो डोंट पैनिक लाइक कि आपने तो कहीं और से किसी और का कुछ पढ़ाया है। मैं भी आप लोगों की तरह ही सीखती हूँ और फिर समझाती हूँ। ठीक है, सो हमें इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमें x की वैल्यू 10 गिवन थी, हमें कहा था ना कि y की वैल्यू निकालनी है जब x इक्वल्स टू 10 है। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ जितना भी x हमें दिख रहा है इन सब में x की वैल्यू 10 डाल देंगे। ठीक है, 10 डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ 10 का, जो यहाँ पे हमारी वैल्यू 14.66 आ रही है।
ठीक है, समझ गए। ये फॉर्मूला जो आपने अगर लिख लिया ना तो बस आपका बेसिकली फॉर्मूला नहीं, इस ट्रिक को याद रख के आपने बस लिख लिया तो आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। देन बस आपकी सॉल्विंग पार्ट रह जाएगी। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया आप कैसे फ्रेम करोगे, तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पहले ऐसे वैल्यूज़ लिख लीजिएगा, ऊपर थोड़े स्पेस छोड़ देना, वैल्यूज़ लिखना, देन फॉर्मूला लिख देना जब ये वैल्यूज़ लिख लो ना, ठीक है। उसके बाद ये आपको वैल्यू तो गिवन ही होगी, एक्स को क्या लेना है, वाई को क्या लेना है, वो पुट करना और जो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सो आपका लेग्रांज इंटरपोलेशन मेथड हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड है, ये भी अनइक्वल इंटरवल के लिए है। ये आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि अनइक्वल इंटरवल है या नहीं, वो अंडरस्टूड आपके सिलेबस में वही है फॉर स्पेशली फॉर द ड्यू वंस। इसके अंदर क्वेश्चन वही है कि x इक्वल्स टू 10 है, y की वैल्यू निकालनी है जब x इक्वल्स टू 10 है, और न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस मेथड इस बार आपको यूज़ करना है, ठीक है। आपको ये टेबल गिवन है, आई थिंक सेम ही है पिछले वाले से, जो भी है सिमिलर आप चेक करना। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें हॉरिजॉन्टल में टेबल गिवन है, इसको हम वर्टिकल में लिखेंगे। कैसे, x की वैल्यू हमने यूँ लिख ली, y की दिख रही, x के साथ ही क्या हो गया 5 हो गई x0, 6 हो गई x1, 9 हो गया x2 और ये हो गया x3, ठीक है। और ये सिमिलरली फॉर द f ऑफ x। देन हम क्या करेंगे, डेल ऑफ x निकालेंगे। डेल ऑफ x कैसे निकालेंगे, ये जो y है ना, y की सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, जैसे कि 13 माइनस 12 किया, अपॉन में सी की कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 6 माइनस 5, सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी 14, तो 14 माइनस 13 और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू उन दोनों को माइनस करके डिवीजन में डाल देंगे, ठीक है। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट टर्म, ऐसी जितनी टर्म हो आप उसके लिए करिए। देन यहाँ से डेल ऑफ एक्स हमारे पास आ गया, उसकी 3 वैल्यूज़ आ गई, 4 टर्म्स थी तो 3 वैल्यू आई, एक एक करके कम होती जाएगी जितनी हम नेक्स्ट टर्म्स निकालोगे। देन डेल ऑफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स आ गया, इसमें क्या करेंगे 1/3 माइनस 1, डेल ऑफ एफ एक्स लेंगे ना पहले, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो है एक्स की वैल्यूज़ ही माइनस करेंगे हम, ठीक है। अपॉन में ये याद रखिएगा, अपॉन में एक्स की वैल्यू ही आएगी, वाई की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अपॉन में हम अब डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स के लिए हमने क्या किया, डेल एफ एक्स के अंदर जो 2 टर्म्स थी ऊपर उसको माइनस किया, 1/3 माइनस 1, और अपॉन में इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू लिखी, ठीक है, जो कि एक्स की वैल्यू इस वाली टर्म के लिए 9 हो गई और इस वाली टर्म के लिए 5 हो गई आई थिंक, ठीक है। बीच की टर्म थी स्किप हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी एक एक टर्म कम होती जाती है, जैसे इन दोनों के लिए ये टर्म आई, फिर इन दोनों के लिए ये टर्म आई, इन दोनों के लिए ये टर्म आई, तो उसी तरीके से। देन हम नेक्स्ट ये करेंगे 1 माइनस 1/3, इसमें से इसको माइनस करा, अपॉन में 11 इनके जो है कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू, कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या आ गई 11 माइनस 6, 1 बीच में से एक छोड़ना है ना, इसलिए हमने 9 को छोड़ा, तो 11 माइनस 6, ऐसे ही हमें ये 2 वैल्यूज़ अगेन मिल गई। अब डेल क्यूब एफ एक्स निकालेंगे, इसमें 2/15 माइनस 1/6 माइनस माइनस प्लस होके ये आ गया, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, इधर एक्स में से 2 वैल्यूज छोड़ेंगे तो 11 माइनस 5। ऐसे अगर आपके और आगे जाती हैं तो 2 के बाद 3 टर्म्स छोड़ देना, 3 के बाद 4 टर्म छोड़ देना। एक्सेलम कैसे आप कैसे याद रख सकते हो, पहले हमने एक भी टर्म नहीं छोड़ी, 6 माइनस 5, 9 माइनस 6, 11 माइनस 9 ऐसे किया। देन हमने बीच की एक टर्म छोड़ी, जैसे कि 9 माइनस 5 किया, 6 बीच में छोड़ दिया, 11 माइनस 6 किया, 9 छोड़ दिया, देन बीच की 2 टर्म्स छोड़ दिया, वैसे मल्टीप्लाई कर, ऐसे आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। देन ये इसके लिए फॉर्मूला है जो हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट डेल एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट मल्टीप्लाई में एक्स माइनस x1 डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट एंड अप टू सॉन जहाँ तक भी जाएगा। कैसे याद रखोगे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स नॉट पहली टर्म प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट करोगे तो एक डेल आ जाएगा, डेल एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। देन एक्स माइनस एक्स नॉट और ये रहेगा ही रहेगा, इसके आगे इसकी नेक्स्ट टर्म माइनस करना, क्या हो जाएगी वो एक्स माइनस x1 और डेल की जगह डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस, अब ये वाली दोनों टर्म तो रहेंगी एक्स माइनस एक्स नॉट और एक्स माइनस x1, इसके आगे x1 में से एक और माइनस करना, एक्स माइनस x2, 3 टर्म्स यहाँ होगा इसलिए डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स नॉट, ऐसे ही अप टू सॉन।
जस्ट अ ट्रिक, अगर आपके लिए वर्क करती है तो ठीक, वरना आप फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, इनमें इन सब की वैल्यूज़ डालेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, एक्स हमारे पास जैसे ये इक्वेशन आ रही थी, उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू 10 क्वेश्चन में गिवन थी, हमने वो डाली तो हमें वाई की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इस तरीके से आपका ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का जो मेथड है वो भी कवर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं रिवर्स लेग्रांज फॉर्मूला पे, जो कि आपका लास्ट पार्ट है इस यूनिट में से, और एक पीस वाइज भी आई थिंक कोई टॉपिक रहता है। सो लेट्स सी रिवर्स लेग्रांज फॉर्मूला। ठीक है, हम ये देखेंगे अब क्या करना है, अप्लाई, इसको भी हम एक क्वेश्चन से ही समझ रहे हैं। ये वैसे जो लेग्रांज आपको फॉर्मूला भी बताया था ना मैंने, तब हमें क्या था कि एक्स की वैल्यू गिवन थी, वाई की वैल्यू निकालनी थी। अब हमें क्या होगा, वाई की वैल्यू गिवन होगी, एक्स ही निकालनी होगी। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा, बस थोड़ी सी वैल्यू इधर उधर। तो ये भी हम एक क्वेश्चन से ही समझेंगे। इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू गिवन है। ठीक है, टेबल भी आपको देखिए इसके अंदर गिवन है, ये रही आपकी टेबल, और y की वैल्यू 90। अब देखिए आपको y की वैल्यू गिवन है और x की निकालनी है, इसलिए आप यहाँ पे x रखेंगे। सो देखिए इसके अंदर आपको y की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए यहाँ f ऑफ x की जगह x रखेंगे। जब हमने पीछे किया था तो हमने यहाँ f ऑफ x रखा था ना, देखिए, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी थी। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जहाँ अभी x रखा था वहाँ y हो जाएगा, और जहाँ y रखा था वहाँ x हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने उसमें क्या किया था, x को हाइड करा था, मतलब x माइनस पहली टर्म हाइड करी और बाकी सारी लिखी, क्योंकि हमें x गिवन था। अब हमें y गिवन है, इसलिए हम क्या करेंगे, x की जगह y वाली टर्म्स को एक एक करके हाइड करेंगे और उसी से आगे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हमने y1 की वैल्यू हाइड कर दी, तो फिर क्या बना, y माइनस y1, देन y माइनस y20। ठीक है, अपॉन में कौन सी टर्म हाइड करी थी, पहली टर्म ना, जो कि 0 थी, तो y की जगह ऊपर वाली टर्म्स में 0 लिख दो, तो 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई में 0 माइनस 20। अब y1 की कॉरस्पॉन्डिंग x1 की वैल्यू मल्टीप्लाई में लिख दो, जो कि 0 थी। ठीक है, समझ गए। देन प्लस करेंगे, नेक्स्ट टर्म निकालेंगे। अब क्या करेंगे, y1 तो हम हाइड कर चुके, अब हम y2 हाइड करेंगे। y2 की वैल्यू क्या है 1, तो क्या होगा y माइनस 0, पहली टर्म तो अब लेंगे ना, क्योंकि वो हाइड कर चुके। अब देन मल्टीप्लाई में y माइनस 20, y की जो वैल्यू हाइड करी थी उसकी वैल्यू क्या थी 1। देन देखो हमने ये अब y की वैल्यू, अब देखो हम y1 की वैल्यू पर ही हाइड कर चुके। अब हम क्या करेंगे, y2 की वैल्यू हाइड करेंगे। y2 की वैल्यू हाइड करी तो क्या लिखेंगे, y माइनस y1, जो कि y1 की वैल्यू क्या है 0, देन y माइनस y3 की वैल्यू क्या है 20, अपॉन में जो सी वैल्यू हाइड करी थी ऊपर वाली टर्म्स में वही वैल्यू लिख दो। y की जगह हमने क्या हाइड कर, y की जो वैल्यू हाइड की थी वो 1 थी ना y2 पे, तो 1 माइनस 0 1 माइनस 20, और y2 के करस्पॉन्डिंग x2 क्या है हमारा 1, तो मल्टीप्लाई में 1। ऐसे ही थर्ड उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, थर्ड के लिए हमने क्या किया y, अब क्या करेंगे, ये वाली दोनों टर्म्स तो लेंगे, थर्ड टर्म जो कि 20 है वो हाइड कर देंगे। क्या बना, y माइनस 0 मल्टीप्लाई में y माइनस 1, अपॉन में जो y की टर्म हाइड करी थी उसकी क्या वैल्यू थी 20, तो 20 माइनस 0 20 माइनस 1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है x की वैल्यू क्या है 2, तो मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, इस तरीके से हुआ। उसके बाद जो है हम इनको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ी सी सॉल्व करके ये इक्वेशन आएगी। प्रॉपर सॉल्व मत करना, क्योंकि आगे हमने और वैल्यूज़ डाल के सॉल्व ही करना है। y की वैल्यू हमें इस बार 19 गिवन थी, x की निकालनी थी, y की वैल्यू 19 डालो जहाँ पे भी y है। ठीक है, आप सॉल्व करोगे आपका सोल्यूशन आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे 2.8 आ रही है जब y 19 है। ठीक है, इस तरीके से आप रिवर्स लेग्रांज फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो और लेग्रांज भी। आई होप आपको ये समझ आया हो, और मेरे को एक बारी बताइएगा आपको वीडियो समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। और इसके PYQs चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप एक बारी जाके उनको अटेम्प्ट करके देखिए क्वेश्चंस कि वो अटेम्प्ट हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, और उन्हीं PYQs से आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कितना आपको टाइम लग रहा है। क्योंकि पेपर वैसे तो बहुत ईजी है, बट सॉल्विंग का इतना पार्ट है कि यूजुअली बच्चों का पेपर रह जाता है। सो आप अपनी प्रैक्टिस रखिएगा, जो पेपर आपका टाइमली कंप्लीट हो जाए।
ओके, सो अब यूनिट 3 की वीडियो के साथ मिलते हैं। आपकी इसमें से बस यूनिट 3 ही रहती है न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर में से, बाकी सब कंप्लीटेड है। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।